अस्सलाम वालेकुम। सब सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सरवत वलीम। दिन का आगाज़ हो चुका है, बल्कि इस हफ्ते का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि आज मंडे है और मंडे मोटिवेशन के हिसाब से हमने बहुत सारी चीज़ें अपने आज के इस शो में प्लान कर रखी हैं जो हम अपने देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। मगर सबसे पहले जो बात हम शेयर करते हैं वो होती है कोई अच्छी बात, कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ अपने गिरेबान के अंदर झांकने के लिए। हम रोज़ाना की बुनियाद पर एक अच्छी बात आपसे शेयर करते हैं। अभी आपने एक पैकेज देखा इंसानियत से मुतालिक, बहुत ही खूबसूरत सी बात है। जब हम अपने इंसान होने की बात करते हैं तो इंसान होने की दलील ही सिर्फ इंसानियत है। बेशबहा ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे हमें नज़र आते हैं, किसी ना किसी मुश्किल का शिकार होते हैं, किसी ना किसी परेशानी का शिकार होते हैं, कोई ना कोई ऐसी फ़िक्र होती है जो उन्हें खाए चली जाती है। मगर जब हम बात करते हैं इंसानियत की तो इसका मतलब ये है कि आप सबके अंदर एक ऐसा जज्बा हमेशा मौजूद रहता है कि दूसरों की मदद की जाए, इमदाद की जाए, उनकी फ़िक्र को ख़त्म किया जाए, उनकी परेशानी को देखा जाए, उनकी मुश्किलात को हल करने की कोशिश की जाए। ये वो जज्बा है जो इंसानियत कहलाता है और इंसानियत हर शख्स में मौजूद होती है। क्योंकि जब हम अपने अशरफुल मखलूक़ात होने की बात करते हैं, अपने इंसान होने की बात करते हैं, तो उसके लिए लाजिम यही होता है कि आपके अंदर वो जज्बा भी मौजूद हो जिसके लिए आप दूसरों की मदद कर सके, रास्ते हमवार कर सके, मुश्किलात को ख़त्म कर सके। तो चलिए इसी अच्छी बात के साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान का हम आगाज़ करते हैं। और जब हम बात करते हैं मंडे मोटिवेशन के हवाले से, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि जब आप अपने घर से निकलें तो आपके लिए एनर्जी का बायस बनने वाली चीज़ होती है आपका ब्रेकफास्ट, यानी आपका नाश्ता। और आपका नाश्ता होना कैसा चाहिए, इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड होनी चाहिए, या ये जो सीज़न चल रहा है इसमें आप अपने लिए कौन सी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं ब्रेकफास्ट के तौर पे। जैसे मुझे सुबह सवेरे उठना होता है तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मैं सुबह सवेरे उठ के सोच रही होती हूँ कि मैं शेक्स पी लूँ, कोई अच्छा सा हेल्दी ब्रेकफास्ट कर लूँ। जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए फिर दिल चाहता है कि कुछ एनर्जी वाला ज़बरदस्त सा बहुत ही अमेजिंग सा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, नाश्ता होना चाहिए। तो लेट्स गो टू अ किचन। हमारे साथ यहाँ पे हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी शेफ़ मौजूद है सोनिया नदीम। थैंक यू सो मच, आपने सोनिया में ज्वाइन किया। जब हम नाश्ते, वालेकुम अस्सलाम, नाश्ता आज बन क्या रहा है? जी आज हम फ्रेंच टोस्ट बना रहे हैं। फ्रेंच टोस्ट बना रहे हैं। चाय तो हम रोज़ पीते हैं, चाय बगैर तो सुबह हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, चाय के बिना सुबह का आगाज़ हो ही नहीं सकता आपका कभी भी। और हम आज 3 तरह की चाय बनाना आपको सिखाएंगे। ठीक है। एक हर्बल टी होगी, एक सिंपल टी होगी, और एक हम तंदूरी चाय बनाएंगे। ये हम मतलब दिन के आगाज़ में ब्रेकफास्ट में कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जो आपने तीनों मुझे एग्जाम बताई है कि जी ये चीज़ें बनाई जाएंगी, बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हर्बल टी है तो बहुत ज़बरदस्त है। चलिए आप फिर जल्दी से नाश्ता तैयार कीजिए। और फ्रेंच टोस्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक ये बड़ा ड्रॉबैक हमें नज़र आता है बहुत सारे लोगों के अंदर। जब वो फ्रेंच टोस्ट बना रहे होते हैं तो उसके अंदर वो कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं जिनको लगता नहीं है देख कर कि वाकई ये फ्रेंच टोस्ट बना रहे हैं। एक्चुअल फ्रेंच टोस्ट होता कैसे है ये तो हम आपके साथ शेयर करेंगे जब सोनिया जी बड़े मज़ेदार किस्म का नाश्ता बनाएंगी। मगर उससे पहले शेयर करने की बात है तो हम बात करेंगे उस मौसम की जिसको शेयर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सारी ऑडियंस इस चीज़ को देख रही होती है कि नाश्ते में क्या बनाया जाएगा और इसके साथ साथ उस नाश्ते को खाने के लिए मौसम की हिद्दत कैसी होगी। तो आपके साथ मौसम हम शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम शेयर करेंगे लाहौर शहर का मौसम कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, जहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 39 तक जाएगा। लाहौर के बाद रुक करेंगे शहर कायद इस्लामाबाद का, जहाँ की सूरत हाल आपसे जो शेयर कर लेते हैं। वहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 होगा। कराची का मौसम भी शेयर करते हैं। कराची में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 तक जाएगा। एंड व्हाट अबाउट पेशावर? पेशावर की सिचुएशन है कि कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 42 तक जाएगा। और अब कुछ बात करेंगे कोयटा की। कोयटा में दर्जा हरारत रहेगा कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 तक जाएगा। इंसानियत की बात करते हैं तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब का नाम ये एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर कभी धूल नहीं आ सकती, जो कभी मध्यम नहीं हो सकता। ये हमेशा एक रोशन सितारे की तरह चमकता हुआ नाम है। और जब इंसानियत की बात होती है तो अब्दुल सत्तार ईदी को अगर बाबाए ख़िदमत कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी आपके मेरे हम सब के सोसाइटी के इस दुनिया के हर कोने में जाकर, चाहे वो किसी भी रंगो नस्ल की तमीज़ के बगैर, इन्होंने सबकी खिदमत की है। ये बात तो सच है,
ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है हम। ये लोग हमसे बिछड़ चुके हैं। वाकई एक मज़हब की तरह, एक इंसानियत को उन्होंने अपना मज़हब समझा ईदी साहब ने, और उसी का रास्ता इख्तियार करते हुए सारी ज़िंदगी आपकी हम सब की खिदमत के लिए उन्होंने लगा दी, लावारिस लोगों की खिदमत के लिए लगा दी। जब हम ढूंढने की बात करते हैं, हमारे पास तो उनकी सिर्फ यादें हैं, मगर उनकी यादों के सहारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी ज़िंदा हैं और इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी नुमाइंदा है सबा नूर, वो इस वक्त मिसेस ईदी यानी कि बिल्किस ईदी के पास मौजूद हैं, उन्हीं के घर पर। उनसे बात कर रही हैं कि वो किस तरह से अब्दुल सत्तार ईदी साहब को मिस करती हैं, उनकी कमी को पूरा करने की कोशिश करती हैं, उनके मिशन को कैसे लेकर आगे बढ़ती हैं। सबा की तरफ चलते हैं। जी सबा, आप वहाँ पर मौजूद हैं, क्या बात हो रही है आपकी? जी बिल्कुल, इंसानियत की बेलौस खिदमत करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी, जिन्होंने इंसानियत के लिए अपनी तमाम ज़िंदगी वक्फ कर दी, आज उन्हें हमसे बिछड़े 3 बरस बीत गए और आज उनकी तीसरी बरसी जो है वो नहायत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ईदी होम मीठा दर में, जहाँ वो रहा करते थे। और अगर इस जगह को हम देखें तो अंदाज़ा होता है कि ईदी साहब किस कदर सादा इंसान थे और सादगी से ज़िंदगी बसर करते थे, क्योंकि ईदी साहब का जो सोचने का तरीका था, वो सबसे बड़ा मज़हब जो है वो इंसानियत को मानते थे। और यही वजह है कि उन्होंने बिला नस्ल रंगो नस्ल जो है वो इंसानियत की खिदमत करते चले गए। और ईदी साहब ने जो है वो लाखों बेसहारा और लावारिस बच्चों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखा। और यही वजह है कि जब ईदी साहब का इंतकाल हुआ तो उस वक्त वो जो है वो 20,000 बच्चों के सरपरस्त के तौर पर रजिस्टर्ड थे। ईदी साहब ने कई बेसहारा ख़वातीन और बुज़ुर्ग अफराद के लिए जो है वो मराकज़ कायम किए। और सबसे अहम चीज़ ये कि शहर से मिलने वाली लावारिस लाशों को इज़्ज़त और एहतराम के साथ दफन करने के लिए जो है वो ईदी ने कब्रिस्तान भी कायम किया। इस तमाम मिशन में उनके शाना बशाना साथ रहने वाली उनकी बेवा इस वक्त बिल्किस ईदी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जब ईदी साहब ने ये सफ़र शुरू किया तो क्या हालात थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा, मुझे बताइएगा कि जब ईदी साहब ने काम शुरू किया, ख्वाब देखा, तो क्या हालात थे और कितने पैसे थे उनकी जेब में उस वक्त? जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो पाकिस्तान बना था, तो मैं तो पैदा हुई थी। तो मतलब है ना, ये हमारे मेमन जमात थी, मेमन जमात होती है ना हमारी, उनके साथ काम करते थे। तो 2-3 साल उन्होंने इनके साथ काम किया तो इनकी बनी नहीं। वो मेमन लोगों में ये था कि हम सिर्फ मेमन का काम करेंगे ना, तो ईदी साहब ने कहा हम सबका काम करेंगे, पूरे इंसानियत का काम करेंगे। तो उनको निकाल दिया है उन्होंने जमात में से। तो फिर इन्होंने ये जगह, आप बैठे हुए हैं ना यहाँ, इन्होंने जगह, इनके दोस्त उस्मान गनी ईदी साहब थे, पैसे वाले थे, उन्होंने ये जगह लेके दी और इन्होंने कहा हम यहाँ खोलते हैं। फिर इन्होंने यहाँ खोली और यहाँ से हमारे 300 सेंटर बने, कराची से खैबर तक, और 25-50 किलोमीटर पे एम्बुलेंस सेंटर। इनको है ना, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनकी सोच बहुत अच्छी थी और ये सोचते थे कि हर किसी को रिलीफ मिले। और है ना, हमको हुकूमत ने वायरलेस सेट भी दिया, इससे हमारा बहुत काम आसान हो गया। और बाबा हमारी 1400-1500 एम्बुलेंसें चल रही हैं पूरे पाकिस्तान में, और है ना अफ़गानिस्तान में भी हैं, और पूरा सेटअप करके गए हैं, हमारे लिए पूरा काम तैयार करके गए हैं। हमें किसी चीज़ की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसको अच्छे तरीके से चलाना है। मेरा फैसल पढ़ा लिखा है, मेरे मियाँ पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया कि कोई पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मुझे एक बात बताइएगा कि ईदी साहब का कोई ऐसा ख्वाब जो वो चाहते हो कि वो पूरा हो, और जिसके लिए आपने देखा हो कि वो बहुत ज़्यादा सोचते हो, कोई ऐसा इस तरह की कोई बात और कोई ख्वाब? जी साहब तो हमेशा ख्वाब ही देखते थे, ख्वाबों की दुनिया में तो रहते थे, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो मैं कहती थी जेब में टका नहीं है और तुमको जहाज़ लेना है, देखना अल्लाह मेरी मदद कैसी करेगा। हमारे पास अभी 4 जहाज़ है। माशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि ईदी साहब के साथ कोई आपका इस तरह का लम्हा जो आपको हमेशा याद रहे? हम लोग बाई रोड हज के लिए गए थे ना, तो वो लम्हे तो मैं भूल नहीं सकती हूँ ना। इतने रूहानी लम्हे थे जो हम लोग चाहते थे कि हम मक्का कभी देखेंगे, मदीना कब देखेंगे। 22 दिन में हम पहुँचे थे। रास्ते में हमने बर्फ़ में 8 दिन गाड़ी चलाई थी ईरान में। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि ईदी साहब के जाने के बाद क्या समझती हैं कि हालात किस तरह के हैं और किस तरह कुछ दुश्वारियाँ पेश आई हैं? जी बिल्कुल भी दुश्वारियाँ पेश नहीं आई हैं। हमारे अवाम ने हमारा भरपूर ताउन किया है और अवाम हमारा इस तरह ही ताउन करती रहेगी ना। हमारी पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी है, कोई काम करने वाला आदमी चाहिए। तो हमारी कौम को अगर हमारे साथ इसी तरह ताउन करेगी तो हमारा काम कभी भी नहीं रुकेगा।
जी बिल्कुल, ये बिल्किस ईदी हमारे साथ मौजूद थी। उनका कहना ये था कि ईदी साहब का सबसे बड़ा जो ख्वाब था वो ये था कि वो एयर एम्बुलेंस का क़याम चाहते थे, क्योंकि उनका ये ख्वाब था कि दूर दराज इलाकों में जो बीमार हैं, जो ज़ख्मी हैं, उन्हें बर वक्त इलाज की सहूलत फराहम की जाए। और इस ख्वाब को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही पूरा किया और एक एम्बुलेंस एयर सर्विस के ज़रिए जो है वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस ख्वाब को पूरा किया था। और अब उनके मिशन को जो है चाहने वाले आगे लेकर बढ़ रहे हैं और आगे लेकर जा रहे हैं। और ईदी साहब को इसी इंसानियत की खिदमत के नाम पर जो है वो उन्हें बाबा इंसानियत का लक़ब भी दिया गया, जो ता क़यामत उनके नाम के साथ जुड़ा रहेगा। जी थैंक यू सो मच सबा नूर, आपने बड़ी तफसील से बात की है बिल्किस ईदी साहिबा से। यकीनी तौर पे एक मिशन है और इस मिशन को लेकर आगे चलना हम सब की जिम्मेदारी है। एक मिशन की बुनियाद रखी ईदी साहब ने और उस मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाना और लेकर आगे बढ़ते रहना वो आपकी हम सब की जिम्मेदारी है। सोनिया जी, कहाँ तक पहुँचा हमारे किचन का काम? काफ़ी हद तक हो गया। अच्छा जी, अब ये बन क्या रहा है? इस फ्राइंग पैन में आप क्या मज़े की चीज़ बना रही है? नज़र तो आ रही है मुझे, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बन रही है। क्या है? जी ये भी टी है। ओके हाँ जी, ये हर्बल टी है और ये फ्रेंच टोस्ट है। ओके अच्छा, फ्रेंच टोस्ट के हवाले से बहुत सारे लोग हैं, उनमें बड़ी शदीद किस्म की कन्फ्यूजन होती है। वो इधर दूध रखा हुआ होता है, इधर अंडा रखा होता है और दरमियान में चीनी का मिक्स की होती है, उसको लल करके वो डाल देते हैं उसके ऊपर, जो फ्रेंच टोस्ट बन जाता है। लोगों को आज आपने बताने कि एक्चुअल फ्रेंच टोस्ट होता क्या है, इसको आपने बनाया कैसे, पहले तो आप ये बताएं हमें। जी, हमने 2 अंडे लिए पहले हमने, ठीक है, फ्राई पैन में, फिर उसमें चीनी ऐड की हमने, और फिर अब थोड़ा सा बच्चों की हेल्थ के लिए कि आप उसमें हनी भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद है फ्रेंच टोस्ट बने हुए और उसके ऊपर हनी फेंका हुआ आपने, कितना मज़ा आता है उसको। और थोड़ा सा वो भी कर सकते हो, थोड़ी सी एलमंड लेके उसको क्रश करके वो भी आप उसमें स्प्रिंकल्स भी कर सकते हो, जैसे उसमें ऐड भी कर सकते हो। मुझे आज ना, चलिए मैं तो आपसे पूछती हूँ, मुझे हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं उनसे बड़ा शदीद किस्म का आज इख्तलाफ है, क्योंकि चूँकि मैंगो का सीज़न चल रहा है और बड़ी कोशिश थी कि किसी ना किसी तरह मैंगो शेक भी बनाया जाए, मगर चलिए कोई बात नहीं है। सुहेल, ये हम बाद में देख लेंगे। सुहेल मेरे प्रोड्यूसर हैं, इसलिए मैं उनका नाम ले रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मेरी कोशिश थी कि किचन के अंदर आज मैंगो भी होना चाहिए, हम मैंगो से रिलेटेड भी कुछ अच्छी सी चीज़ें बना सकें, जैसे कुछ मज़ेदार किस्म के शेक्स। चलिए वो फिर किसी के दिन के लिए रख लेते हैं, मगर कुछ ना कुछ मोहब्बत करने वाले, आपका ख्याल करने वाले लोग हमेशा कहीं ना कहीं मौजूद रहते हैं और उसी में हमारे रिपोर्टर हैं समद अली। मुल्तान में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैंगो फेस्टिवल हुआ, तो चलिए यहाँ ना सही तो वहीं से चलते हैं और समद से जानने की कोशिश करते हैं कि मुल्तान में होने वाला मैंगो फेस्टिवल कैसा रहा और वहाँ पर कितनी अक़साम के आम मौजूद थे। रंग में थोड़ी सुर्खी, जायके में बेमिसाल, लाल बादशाह की तो शान ही निराली है। मुनफरिद जायके और मिठास के बाइस लाल बादशाह तो दूसरे आमों से मुनफरिद नजर आता है। मिर्जा गालिब ने ऐसे ही तो नहीं कहा कि आम मीठे हों और बहुत सारे हों। अब जब लाल बादशाह के जोड़ में आ जाए मुल्तानी चौंसा अनवर लटोर, तो कैसे मुमकिन है कि मुंह में पानी ना भर आए। एक्सपोर्ट के लिए सिंदड़ी और लेट सफ़ेद चौंसा और एक रट्टे वाला है, इनकी शेल्फ लाइफ भी कमाल है और इसकी रिस्पांस भी, फीडबैक ही बहुत आ रहा है। वैसे तो मुल्तानी आम की बात ही कुछ और है, चाहे शाने खुदा हो या तोता परी, खाने में मिल जाए तो फिर हाथ रुकने का नाम ही नहीं लेता। मुल्तान में सजे इस फेस्टिवल में मीठे आमों की 100 से ज़ायद इकसाम सजाई गई हैं। शहरियों को तो आम की खुशबू ने गर्विदा कर लिया। फलों का बादशाह आम, वो भी मुल्तानी, लज्जत में अपना सानी नहीं रखता। वक्त के साथ आम की ऐसी इकसाम भी मुतारिफ करवा दी गई हैं जो मौसम सरमा में फल देती हैं। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैकेज है। मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा, जब ब्रेक से वापस आएंगे वैसे मैं ब्रेक में जानने की कोशिश करूंगी। देखने में मुझे लाल बादशाह बड़ा मज़े का लग रहा था, आम मैंने कभी ट्राई नहीं किया इसको। कोशिश करेंगे लाल बादशाह किस दिन हमारे सेट पे भी मौजूद हो और आपको भी इंट्रोड्यूस करा सकेंगे किस किस्म का होता है और इसका टेस्ट खाने में किस तरह का होता है। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यहाँ पर सोनिया जी मज़ेदार किस्म का ब्रेकफास्ट बना रही है, किस तरह से वो प्रेजेंट करेंगी और किस तरह से ये बनाया जा रहा है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वैसे तो मंडे मोटिवेशन है और मंडे को कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह से आपका पूरे वीक के हिसाब का भी पता चल सके कि आपका पूरा वीक कैसे गुजरेगा। अभी हमने जो आपको एक पैकेज दिखाया है, डेफिनेटली आप सबकी हम सबकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम कोशिश करते हैं कि मंडे जैसे ही हफ्ते का आगाज़ हो, यानी मंडे से ऑनवर्ड ये पूरा वीक आपका कैसा रहेगा, जो आपको परेशानियाँ होती हैं, जो मुश्किलात होती हैं, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं लिखी हुई इबारतें पढ़ लें और उनको अपने जहन पर सवार कर लें। जब लिखी हुई इबारतों की बजाय कोई बहुत सी अच्छी शख्सियत आपके सामने आ जाए आपके मसाइल को हल करने के लिए या आपके सवालों का जवाब देने के लिए, तो उसके लिए बेहतरीन काम यही होता है कि फ़ौरन से फ़ोन उठा के आप कॉल मिला लें सुबह सवेरे पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे साथ वन एंड ओनली राजा हैदर साहब एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच राजा साहब, हमारे साथ मौजूद है और बहुत सारे लोगों की मुश्किलात का हल निकालने के लिए हमने आज आपको मदु किया वंस अगेन। और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि राजा साहब, चूँकि मंडे का आगाज़ हो चुका है, ये हफ्ता रहेगा कैसा, सबसे पहले ये बताएं आप। जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले बुलाने के लिए, लेकिन ये हफ्ता कैसा रहेगा ये जानना है आपने, पहले मुझे ये बताइए। बिल्कुल, मुझे सिर्फ यही जानना है। ओके ठीक है, क्योंकि इसमें क्विकली हम सब जितने भी स्टार्स हैं उनका बताएंगे। आई हैव अ वेयरेबल कंप्यूटर और इसी से मैं आपको फ़ौरन जो भी है अब स्टार्स का बताता रहूँगा। सबसे पहले हम एरीज़ के बारे में बात करेंगे, जिनका सितारा हमल है, उनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। बड़ा क्विकली पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारे एरीज़ वालों को डराया गया कि ये हफ्ता उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है फाइनेंशियल या रिलेशनशिप के हवाले से, बट ये बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि इसमें एक तो आपके पास जिनकी शादियां नहीं हुई या जो दूसरी तीसरी शादी करने वाले हैं, उनके पास एक प्रपोजल आने वाला है जो आउट ऑफ फैमिली या आउट ऑफ कंट्री से होगा, जो बहुत ही सॉलिड है और वो 45% मैच के साथ होगा। और जिन लोगों की जॉब नहीं है या जॉब स्विच करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाएगा अपग्रेड वर्जन, यानी कि 48% चांसेस उनके बन गए हैं कि नई आने वाले जितने भी कम से कम 2 साल के लिए एक नया सिलसिला जॉब का भी बन जाएगा। और इस हफ्ते जो हमल वाले हैं, उन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शदीद मैदे का मसला था, वो भी जाहिर है जो मेन प्लानट है उनका उससे रिमूव होने के चांसेस 87% तक हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा हेल्थ अच्छी हो जाएगी। हमल वालों को इस हफ्ते जो सदका देना है वो बाजरे का देना है, सिंपल सा, बहुत शॉर्ट करके मैं बता रहा हूं क्योंकि काफी डिटेल होती है। बाजरे का सदका देना है और या समद हो और या मुईद हो, उन्होंने तस्बीहां पढ़नी है और इस हफ्ते का उनको कलर है रेड एंड ब्लू। और टॉरस वाले जो हैं उनका भी हम जल्दी से बता देते हैं, जिनका सितारा सौर है, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका ब्रेन बूस्टिंग टाइम अब स्टार्ट हुआ है, यानी वो टॉपर जो 5 बेस्ट लोग होते हैं उनमें उनका शुमार होने लगेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। उनको अगर किसी और मुल्क, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए अगर अप्लाई करना है तो ये टाइम बहुत अच्छा है। और दूसरा, टॉरस वालों के सफ़र शुरू हो चुके हैं, यानी वीज़ा, इमिग्रेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो शुरू हैं। अब इनके लिए 93.2% चांसेस एस्ट्रोलॉजी के हवाले से है। जो भी वीज़ा लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, उसके रिफ्यूज़ होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन पेपर वर्क होना चाहिए, सही हो जाए। और रिलेशनशिप जिनका बिल्कुल आखिरी दहाने पे था, लाइक तलाक, खुदा न खास्ता ये जो भी हो रही थी, वो विनिंग पोजीशन पे इनके हक में फैसला हो जाएगा। इनके लिए अच्छा है। फाइनेंशियल जो है इनके लिए फ्राइडे से कुछ बेहतरी आ रही है, 13 मंथ के लिए बहुत बेहतर है। और इस हफ्ते का इनका जो सदका है वो है लाल मसूर 250 ग्राम यानी 1 पाव। और जो इनकी तस्बीह है वो है या मालिकुल मुल्क और या वकीलो, और कलर है वाइट एंड ग्रे। ये टॉरस वालों का हम जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 12 होते हैं सितारे, तो बताना पड़ेगा। भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे राजा साहब, वो हमें वो भी निपटाने हैं। आई नो मसाइल है लोगों की जिनकी कॉल्स आ रही हैं और वो भी निपटाने हमें। ठीक है, तो और जौज़ा वाले, जेमिनी वाले, उन लोगों के लिए ये हफ्ता इसलिए ज़्यादा बेहतर समझा जाता है क्योंकि मरकरी की पोजीशन बहुत ही आला जगह पे है। उसकी जो साइंस हैं वो लव मैरिजेस करने वालों के लिए बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। जेमिनी वाले जो मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स या बैंकिंग या टीचिंग के शोबे से हैं, उनके लिए बहुत बूस्टिंग पोजीशन है, बहुत ही आगे की तरफ जाने के चांसेस अब उनके बन चुके हैं। लेकिन एक चीज़ का उनको ख्याल रखना है कि जो पार्टनरशिप करने वाले हैं, यहाँ पे जो मेन प्लानट है उसमें है कि उनको एहतियात करनी है, मैच करने के बाद ही उनको डिसीजन लेना है, वरना उनको प्रॉफिट 30% और जो दूसरा पार्टनर है वो 70% पे चला जाएगा। और जोज़ा वालों के लिए ब्लू एंड वाइट कलर है इस हफ्ते का। जो सदका इन्होंने देना है वो है 5 लोगों को रोटियां देनी है, यानी 2 रोटी फीकस के हिसाब से कभी भी दे सकते हैं। और जो तस्बीहां इन्होंने पढ़नी है या रहीम हो या वकील हो, ये इनकी तस्बीह है जी जेमिनी वालों की।
एंड कैंसेरियन जितने भी हैं, सरतान वाले, उन लोगों को हम ये कहेंगे कि आप लोगों के जो इंतज़ार के दिन थे किसी भी किस्म के, चाहे वो फाइनेंस के हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के, जी रिश्ता नहीं आता है तो टिकता नहीं है, ये वाले सिलसिले ख़त्म हो गए, क्योंकि व्याल सितारा जो एक मैजिक क्रिएट करता था, उनको नज़र बहुत जल्दी कैंसेरियन को लग रही थी और रिश्ते नहीं हो रहे थे। उन लोगों के लिए अब नए प्रपोजल आउट ऑफ फैमिली से डेफिनेटली आने वाले हैं और जो 83% तक बहुत जल्दी चट मंगनी पट ब्याह वाला सिलसिला होगा। और फाइनेंस इनका, अगर स्टॉक मार्केट में किसी ने पैसा लगाया है, आप बिटकॉइन ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट और एक नया दौर शुरू हो जाएगा जो अच्छा है। तो कैंसेरियन को जो तस्बीहां पढ़नी है उन लोगों के लिए है या उफुओ, और एक तस्बीह उन्होंने पढ़नी है या बर्रो, या उफुओ या बर्रो, या अल्लाह ताला के इसमें आज़म है। और एक एक तस्बीह जितनों मैं बता रहा हूँ, वन तस्बीह है, किसी भी नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 बार दरूद शरीफ के साथ पढ़ सकते हैं। सदका है इनका सूजी 1 पाव, कुक्ड या अनकुक्ड हालत में, या हलवा बना के दे सकते हैं या अनकुक्ड हालत में भी किसी गरीब को दे सकते हैं। और जो कलर है इनका ब्लैक एंड येलो है जी, कैंसेरियन वालों का। आज मैंने भी, वैसे मेरा कैंसेरियन नहीं है राजा साहब, लेकिन मैंने थोड़ा सा कुछ ब्लैक में पहना हुआ है। बाकी कैंसेरियन तक हम जरा फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे कॉलर जो है बड़े बेचैन हो रहे हैं राजा साहब से बात करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। हमारे साथ आसिफ है हमारे कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी आसिफ, बात कीजिए। हेलो जी आसिफ, सुन रहे हैं, बात कीजिए। हेलो जी। जी राजा साहब से ये पूछना था सर कि ये स्टार क्या कह रहा है, मेरा कुछ काम के मामले में कुछ बेहतरी नहीं हो रही और आज 4 साल हो गए, काफ़ी परेशानियां हो गई हैं। आपका स्टार कौन सा है? ओके, मुझे आप जी, आपका आसिफ स्टार कौन सा है? स्टार तो मैम मुझे नहीं मालूम कौन सा है। ये है कि 1985 की मेरी पैदाइश है। अच्छा जी, ठीक है जी, जरा ये मालूम। अच्छा, तो मतलब आपकी मुझे वालदा का काइंडली नाम दे दीजिएगा ताकि हम लोग उसको ज़रा आसानी से वो कर लें। वालदा का नाम और आपका पूरा नाम मुझे दे दीजिएगा बस। जी, मेरा नाम आसिफ है। और आपका पूरा नाम? आसिफ भाई, ठीक है। जी, जी आसिफ और फरीदा वालदा का नाम। ओके, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ क्या, कहाँ पैदा हुए, जल्दी से बताइएगा। सर मैं कराची के अंदर ही पैदा हुआ हूँ। बस ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ आपने फाइनेंस का पूछना है ना, काम काज का। जी जी बिल्कुल राजा साहब, इसका भी बताते हैं हम, इसका भी बताते हैं, लेकिन अभी और भी कॉलर्स हैं। मैं कह रही हूँ कि हम सबको साथ लेने, फिर 1 बाय 1 सबका आंसर भी करते रहेंगे। मिसेस अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मिसेस अब्दुल्ला, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी पूछिए राजा साहब, सुन रहे हैं, बात कीजिए। नाम बताइए, नाम बताइए बेटे का जी। वालेकुम सलाम बहना जी। और 29 जनवरी 1998 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। तो एजुकेशन की बहुत है, मतलब इस बच्चे का जो है ना, कोई माइंड सेट एक चीज़ पे नहीं सेट होता और कहीं भी मतलब वो सीरियस होके किसी चीज़ में नहीं इंटरेस्ट लेता। ठीक है, ठीक है। इसकी आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हुई है बहना। मुझे ये बताइए प्लेस ऑफ बर्थ क्या है बेटे की, और आपका नाम जल्दी से बता दीजिए। मेरा नाम शाजिया है और बेटे प्लेस ऑफ बर्थ रावलपिंडी है। रावलपिंडी। इनकी एजुकेशन के हवाले और जॉब के हवाले से ठीक है, सिर्फ एजुकेशन बिल्कुल। ये बच्चे के संजीदगी के हवाले से थोड़ा इन्हें मसला है। मिसेस अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच आपने कॉल किया। मिसेस अली की तरफ बढ़ते हैं। जी मिसेस अली, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे पता करना था, मेरे भाई के लिए हम लोग रिश्ता फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कल ही मैंने और उनका लड़की का है लियो स्टार है, 16 अगस्त है। ठीक। और मेरे भाई का इक्वेरियस है 4 फरवरी। तो मुझे ये चेक करवाना था कि स्टार इनके मिलते हैं, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो प्लीज़ काइंडली इसका सोल्यूशन भी बता दीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। आप भाई का नाम सिर्फ दे दीजिए ताकि हमें पता चल जाए, बाकी तो अहमद अली। मैच ही आपने स्टार। हेलो अहमद अली, ठीक है। थैंक यू सो मच मिसेस अली, आपने कॉल किया। राजा साहब से इसका जवाब भी हम लेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक और हमारी बहन शबाना मौजूद हैं कॉल पे, उनसे बात करते हैं। जी शबाना जी, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मछली है, बल्कि हम तकरीबन 9-10 दिन से मुख्तलिफ मुश्किलातों में मैं गिरी हुई हूँ ना, और मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मेरी हालात कब तक ठीक हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप अपना नाम और तारीख़ पैदाइश बता दीजिए या नोट करवा दीजिए प्लीज़। वो तारीख़ पैदाइश तो मेरे वैसे जो मेरे लिखते हैं वो तो सही नहीं है, मुझे याद नहीं है कि वो कौन सा है ना सही तारीख़ पैदाइश। अच्छा,
आप कहाँ से हैं? आप किस शहर में पैदा हुई हैं? आपको ये तो पता है, पहले ये जी बताइए। मैं पेशावर की, वैसे मैं चारसदा में पैदा हुई हूँ। अच्छा, आप चारसदा में पैदा हुई हैं। माता इस्तामोरनुम और न्यानुम बकार दे उस और का माता जी। आपका नाम, आपकी अम्मी का और नानी का नाम चाहिए। अच्छा, मेरा नाम तो शबाना कौसर है, मेरी अम्मी का नाम मुख्ताज बीबी है और मेरी नानी का नाम कुरेशा बीबी है। डन हो गया जी, बस ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने भी शबाना कॉल की। राजा साहब किसी दिन तशरीफ ले आए ना आप यहाँ पे लाहौर में, पूरे 2 घंटे आपको साथ रखेंगे। जितनी कॉल्स आ रही होती है ना, आधे घंटे में ऐसे ही जवाब लिया जा सकता है आपसे। डन हो गया। मुझे पता, मैं भी ये सोच रहा हूँ जी। पहले भी ऑलरेडी एक दफा आ चुका हूँ, आपसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी। हमें बड़ी खुशी होगी सेट पे लाकर। मेरी एक बहन थी शिबाना राजा साहब, वो भी काफी परेशान थी। उन्होंने बताया कि वो पैदा तो चारसदा में हुई हैं, लेकिन वो बेचारी 9-10 ऐसी मुश्किलात है जिनमें घिरी हुई हैं। उन मुश्किलात का हल कैसे निकलेगा उनका? देखिए, पहली चीज़ ये है कि वो जिस मुश्किल की बात कर रही हैं, वो लाइफ पूरी की पूरी आपको हेल नज़र आती है कि आगे कुछ हो नहीं रहा। यहाँ पे वोडो के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं इनके स्टार में, यानी कि जो नॉर्मली सिफली इल्म होता है या मैजिक होता है, लेकिन ये 2007 में हुआ था। उसके बाद जो लास्ट टाइम हुआ है वो 2018 में हुआ, 2018 सितंबर की 3 तारीख को। अब ये पूरे का पूरा पोर्शन जो दिखा रहा है, इसका मतलब कोई एक हिडन एनिमी ज़रूर है, एक दुश्मन ज़रूर है जो उनके पीछे वार कर रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जो अभी सूरज गिरहन आया, ये जो अभी 2 और 3 तारीख को निकला था सूरज गिरहन, इसने वो ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से सारी वो मैजिक को रिमूव कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब इनके हालात 72 डेज लगेंगे। इन 72 डेज में बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ आएंगे और इंशाल्लाह ये याद रखेंगे, एक तस्बीह या मुजीबो, एक तस्बीह या समियो, या मुजीबो या समियो, ये ज़रूर पढ़ा करें। नमाज ज़ोहर के बाद पानी पे दम करके पी लिया करें, सब ठीक हो जाएगा जी। चलिए, अल्लाह ताला इंशाल्लाह इनके लिए मुश्किलात जो है इनके ख़त्म करेगा, कम करेगा। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर मौजूद है शैला, उनसे भी बात करते हैं। जी शैला, बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था कि वो अपनी स्टडी पे ज़्यादा फोकस नहीं करता। ठीक है, पूछिए। राजा साहब सुन रहे हैं, बात कीजिए। 22 जुलाई 1990। नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। हमजा नाम है जी, ठीक है। हमजा नाम है उनका, और ठीक है। और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है ना? लाहौर है। ठीक हो गया जी। बस अब हम इसको शॉर्ट में ही देख लेते हैं एजुकेशन के हवाले से। ठीक है, अभी और राजा भाई, ये हमारे साथ ही मौजूद है, आप इसका रिप्लाई कर दीजिए। ये हमारे साथ ही मौजूद है, फिर फर्दर हम मजीद कॉल्स भी ले लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि इस वक्त जो नंबर और परसेंटेज चल रही है, वो जो 5 बेहतरीन लोग होते हैं उनमें इनका अभी शुमार नहीं हो रहा, क्योंकि ब्रेन थोड़ा सा मतलब जो यादाश्त के हवाले से है स्लो। इनके लिए एक बेस्ट टिप भी मैं दे रहा हूँ और आगे बताता हूँ कि फ्यूचर में ये क्या करने वाले हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स में शुमार होना है इन्होंने, लेकिन इनके लिए जो गोल्डन टाइम शुरू होगा वो 2020 अक्टूबर की 20 तारीख को शुरू हो रहा है, यानी 20 इनके लिए वो जो चलेगा कि 20 अक्टूबर को, फिर 2020 का। ये एक अमेजिंग होगा, क्योंकि इनकी हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने किसी और मुल्क में जाना है, जहाँ पे इन्होंने टिक जाना है, फिर वहाँ रहें, फिर बाकी जो भी होगा ये सिलसिला एक पूरा जो मेरे परवरदिगार ने स्टार्स में बनाया इनकी मूवमेंट के हिसाब से। एक काम करना, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, इंक्लूडेड आप, कि जिनके बच्चों की यादाश्त अच्छी नहीं है, जो एजुकेशन में वीक हैं, वो चाहते हैं कि ब्रेन बूस्टिंग ऐसी हो कि वो जो एक दफ़ा देख लें उनको कभी भूले नहीं, कामयाबी हो। जब भी कुछ खाना खाने लगें, जब भी कोई नवाला उनके मुंह में किसी भी टाइम पे डालने लगें, तो 5 दफ़ा सिर्फ मेरे परवरदिगार का एक इसमें आज़म है, या अलीमो। ये एक बड़ा ही कमाल इसमें आज़म रही है, राज है, समझ लो कि 5 दफ़ा नाट 5 तस्बियाँ या अलीमो या अलीमो या अलीमो पढ़ के फूकना है, और पहले नवाले पे सिर्फ दम करना और खा लेना। ये नहीं है कि सारी रोटी पे ही रोटी ठंडी हो जाएगी फिर आपकी इस तरह। तो पहले नवाले पे करके करना है, और देखिएगा बहुत ही आला रहेगा जी। तो इससे उनकी जिंदगी बहुत चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारे पास नेक्स्ट कॉलर मौजूद है हुमैरा, उनसे भी बात करते हैं। जी हुमैरा, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी 22 फरवरी 1987। ठीक है। रात 12:15 बजे। ठीक है। साहिवाल में पैदा हुआ है। ठीक है। हमाद नाम है, और वालदा का नाम क्या है जी? हमाद। ठीक है। और सवाल क्या है? वालदा का नाम है। इसके बारे में बताएं कि एक तो इसकी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, और दूसरा इसके लिए कौन सा काम करना बेहतर है। ज्यादा तलीम याफ्ता नहीं है, अगर टैक्सी ड्राइवर बन जाए तो सही रहेगा इसका मुस्तकबिल या नहीं?
ठीक है मेरी बहन, आप मौजूद रहिएगा। बड़ा मुख्तसर हाँ, आप मौजूद रहिएगा। राजा साहब इसका जवाब दे रहे हैं। जी राजा साहब। अच्छा देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो डेट ऑफ बर्थ बता रही हैं, इनके बहुत सारी चीज़ें जो हैं, एक होता है पैदाइशी तौर पे कोई भी बंदा पैदा होता है तो लोग कहते हैं जी ये कि बड़ा अपशुगन है, मनहूस, इसके सितारे फला, बहुत सारी गलत कॉन्सेप्ट फैले हुए। ये बहुत ही कमाल हैं, ये जब किसी के साथ जुड़ेंगे यानी जॉइंट पार्टनरशिप पे या कोई भी ऐसी जॉब करना चाहेंगे तो इनके सितारे उरूज पे जाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि 2019 है, यहाँ पे ये जुलाई का महीना चल रहा है, 29 इसी महीने की 29 तारीख से इनकी जिंदगी में जो एक बेहतरी आ रही है, लोहे का काम कर सकते हैं, ये कैटरिंग का बिजनेस कर सकते हैं। जिस चीज़ में लोहा आता है, चाहे वो सरिया है, चाहे वो गाड़ी है, लाइक आप टैक्सी की बात कर रहे हैं वो भी हो सकता है। कैटरिंग का बिजनेस जो है, फूड का बिजनेस या जनरल स्टोर जो होती ग्रोसरी का, इसमें अगर ये जाते हैं। बाकी तो अगर इनके स्टार देखे जाए तो स्टॉक मार्केट के हवाले से भी बहुत बेस्ट है, लेकिन जाहिर वो कह रही है बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, तो ये काम इनको ज़रूर करना है। और 29 तारीख से इंशाल्लाह ये बहुत बेहतरी आएगी। और एक काम आपने ज़रूर करना है कि चने की दाल सदका दिया करें, अनकुक्ड हालत में बगैर पकाए। 1 पाव कच्ची दाल किसी को भी आप महीने की जो पहली बुध होती है उसको दे दिया करें, बहुत आला किस्म का काम हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बल्कि लोहा भी आपने जैसे बताया बड़ा माफिक आएगा। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, मोहम्मद आसिफ मुल्तान से, उनसे बात करते हैं। जी मेरे भाई बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। मैं सर से पूछना था कि मैंने ना आर्मी के अंदर अप्लाई की थी 2017 में अक्टूबर के अंदर, तो मेरी सिलेक्शन 70 आर्मी के अंदर हो गई थी सर। तो लेकिन अभी तक सर मेरा वीज़ा और मेरा लिस्ट में नाम नहीं आ रहा सर। 2500 लड़का सिलेक्ट हुआ था। ठीक है ठीक है, आप मुझे डेट ऑफ बर्थ नाम बताइए, मैं अभी चेक कर देता हूँ भाई। सर मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, सन ऑफ मोहम्मद इरशाद। मुल्तान में मेरी रहाइश है 20/10/1999। ठीक है, 1999 है, डन हो गया जी। मुल्तान से भाई साहब जो 92 न्यूज़ को आम की पेटी नहीं भेजता ना, उन लोगों के काम जरा स्लो होते हैं, उनको जवाब आदमी से लेट आता है। बात की है, मुल्तान से आम नहीं आएंगे तो यही कुछ होगा। लेकिन मेरे भाई कोई बात नहीं, आप आम भेजें ना भेजें, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहे, राजा साहब जवाब देंगे आपका। जी राजा साहब। जी भाई, आप आम भेजे तो भेजे, लेकिन आप खास हैं हमारे लिए, इसीलिए हर खासो आम को मतला करें। अच्छा आपको जी इंशाल्लाह यहाँ पे 98 डेज दिखाई दे रहे हैं, यानी 3 महीने तकरीबन और 7-8 दिन के अंदर अंदर आपको वहाँ से पॉजिटिव जवाब आने वाला है। ये तो जहन में रखिएगा कि ना का जवाब नहीं आएगा, बहुत जल्दी आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाली है। तो अल्लाह मुबारक करे। और इससे पहले कि आप इंतज़ार में पड़े रहें कि क्या होना है, तो आप कोशिश किया करो कि एक तस्बीह या अली हो, परवरदिगार का इसमें मुबारक है, और एक तस्बीह आपने यासमियों की जरूर पढ़नी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा आपका। बहुत इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मेरी एक बहन ने कॉल किया सरगोदा से, राबिया हमारे साथ मौजूद है। जी राबिया बात कीजिए, राजा साहब सुन रहे हैं। मुझे ये बात करनी थी कि मेरे फुप्पो लोग मेरे रिश्ते का कब से कह रहे हैं, मेरी 1993 डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन मसला ये है महीना क्या है, महीना और तारीख भी बताइए प्लीज। जुलाई महीना है, 17 जुलाई। ठीक है, मसला बताएं। ठीक है, और कहाँ पैदा हुई? मसला मेरा ये है कि सरगोदा में ही पैदा हुई है, लेकिन मसला ये है कि मेरे अब्बू मतलब राजी नहीं हो रहे, बाकी किसी को एतराज नहीं है। अच्छा आप चाह रही हैं आपका रिश्ता? अच्छा मसला ये है कि आप सरगोदा में पैदा हुई हैं? सरगोदा में पैदा हुई हूँ ना, लेकिन मसला बस ये है कि भाई अब्बू राजी नहीं हो रहे, मेरे फुप्पो लोग आपसे रिश्ते का कह रहे हैं। मेरी बहन आप चाहती हैं फुप्पो की तरफ रिश्ता हो जाए, आप इसलिए पूछ रही हैं? चलिए राबिया का जवाब दे दीजिए राजा साहब, शी इज वेरी वरीड। जी बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि वो पुप्पो के घर जाना चाह रही हैं, पुप्पो की बहू रानी बन गए, तो इनके लिए खुशखबरी है कि ये बहू रानी बन जाएंगी और ज़्यादा टाइम नहीं खींचेगा। टोटल यहाँ पे जो मेरे पास डेज हैं ये 71 डेज और 3 आवर्स लिखे हुए हैं पूरे के पूरे स्टार्स में, कि इनके हाँ जाहिर है ये जहाँ भी शादी करना चाह रही, मनपसंद जगह, लव मैरिज इनकी हो जाने के चांसेस हैं, मंगनी दुआए खैर या निकाह के, तो इनके अब वो मान जाएंगे। चलिए अल्लाह ताला इनके लिए बेहतर करे, सब अच्छा करे। थैंक यू सो मच राजा हैदर साहब, आपने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया और आधे घंटे के इस मुख्तसर से वक्त में आपने हमारे बहुत सारे कॉलर्स को राजी भी कर लिया और उनके सवालों के जवाब भी दे दिए, उनकी परेशानियों को हल भी किया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर से आपको मदऊ करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और जब हम रहे होते हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान की, तो इससे मुतालिक ये होता है कि बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल भी होते हैं जिनको हल करने की ज़रूरत होती है। हमारे पास आज जो हमारा नेक्स्ट पूरा घंटा है 10 से 11 का, उसमें हमारे पास कुछ ऐसे मामलात हैं जो नौजवानों की गाइडेंस से मुतालिक है, वो तो आपके साथ शेयर करेंगे, मगर नौजवानों की गाइडेंस के अलावा हमारा किचन में क्या कुछ रेडी हो रहा है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि सोनिया जी ने कितना नाश्ता तैयार कर लिया, और उसकी प्रेजेंटेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी
अभी मुझे जाना एक छोटी सी ब्रेक पर, जब ब्रेक से वापस आएंगे मुकम्मल डिटेल आपके तमाम चीज़ों के हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में ये एक कॉमन चीज़ है जो हमें हर दूसरे शख्स में नजर आती है, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर, और कहा जाए एशियन कंट्रीज़ में कह सकते हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर स्पेशली हमें ये चीज़ नज़र आती है कि हर दूसरा शख्स थोड़ा सा गुप्पा होता है। तो उस गुप्पे को कंट्रोल करने के लिए आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए ये तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मगर चूँकि हमारे किचन में बड़ी मज़ेदार किस्म की यहाँ पर चीज़ें बन रही थी, फ्रेंच टोस्ट थे, मुख्तलिफ किस्म की चाय बन रही थी, तो अभी मैं देख रही हूँ बड़ी ज़बरदस्त कोटिंग की हुई है आपने सोनिया जी यहाँ पर। अब ये कौन सी चाय बना रही हैं? ये तंदूरी चाय है। ये तंदूरी चाय है, ओके। और अब हम इसको किस तरह से प्रेजेंट करने वाले हैं? बिल्कुल, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। वाओ, मतलब आप इसको पहले थोड़ा सा वार्म कर लेते हैं, उसके बाद ये फिर बॉइलिंग पोजीशन में आ जाती है। ओके ओके, ये बॉइलिंग पोजीशन में आ जाती है, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बुलबुले भी हमें इस चाय के ऊपर नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये फ्रेंच टोस्ट के हवाले से थोड़ी सी लोगों की कन्फ्यूजन भी सोनिया जी आप दूर करें, क्योंकि बहुत अच्छा ये मोटा तो नहीं करता? पहले नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे क्योंकि पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बनाते हुए थोड़ा मुश्किल फील हो रही है। मोटा तो करते हैं, जाहिर सी बात है। अच्छा, मोटा करते हैं? मोटा करते हैं, लेकिन बच्चों भी टेस्ट करूंगी अगर मोटा करते भी हैं, मैं बिल्कुल थोड़े से मामूली से के लिए, हेल्थ के लिए ज़बरदस्त है। ओके। अच्छा, ये तो तंदूरी चाय होगी, ये आपने कौन सी चाय बनाई है ये भी बताएं? जी, ये है हर्बल टी है। ठीक है जी, ये सिंपल चाय है। ओके। लेकिन इसमें थोड़ी सी अदरक और हमने इलायची का इस्तेमाल ठीक है, वो मैंने अभी थोड़ी सी ब्रेक में टेस्ट भी की थी, बहुत अच्छी बनाई है। लेकिन मैं अभी फ्रेंच टोस्ट भी दिखा दूँ, इतने मज़ेदार किस्म के फ्रेंच टोस्ट बने हैं, ज़रा कैप्चर कीजिए प्लीज़, इसको कैप्चर कीजिए। वाह, देखें कितने मज़ेदार से हनी कोटिंग है इसके ऊपर, ज़बरदस्त किस्म के आपने बनाए। तो इसमें टाइम कितना लगता है सोनिया जी? कितना टाइम इसके लिए आपको चाहिए? कितनी मिनट चाहिए? 2 से 3 मिनट्स में ही बन गए। अच्छा, अगर ये मोटा करते हैं तो हम डेली रूटीन में कितने खा सकते हैं? डेली खाने हो तो कितने होने चाहिए? 1 स्लाइस आप ले सकते हैं। ठीक, अच्छा, जस्ट वन? ओहो, बड़ा मुश्किल होता है। बच्चों के लिए हम ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, अलबत्ता उसके साथ आप ये चाय ले सकते हैं, हर्बल टी। हर्बल टी, अच्छा, सुबह सवेरे हम ये ले सकते हैं बिल्कुल। यानी कि मैं 2-3 भी खा लूँ तो सुबह सवेरे हर्बल टी हो सकती है। थैंक यू सो मच। अगर तो हम ये रात को लें तो बहुत ज़बरदस्त है, वेट को भी कम करती है ये। हाँ, वेट के लिए नहीं, मेरा ज़्यादा नहीं है वैसे सोनिया जी, मेरा वेट बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। थैंक यू सो मच। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चाय बनाई है सोनिया जी ने, और मज़ेदार किस्म के फ्रेंच टोस्ट भी बनाए हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये फ्रेंच टोस्ट ज़्यादा खाएंगे तो आप मोटे भी हो सकते हैं, मगर इस मोटापे को कंट्रोल भी करना होगा। जब हम अपने आप को देखते हैं, हमें कुछ पहना हुआ अच्छा लगना चाहिए, और अगर पहना हुआ आपको अच्छा नहीं लगेगा, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पे आपका या तो फेस बल्कि या आप गुप्पा हैं। और इस गुप्पेपन को ख़त्म करने के लिए हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट भी यहाँ पर सेट पर मौजूद हैं, उनको वेलकम कर लेते हैं। चूँकि हमने यहाँ पे सेगमेंट में अपने पास रखा हुआ है मोटापा, जो कि हर दूसरे शख्स का प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम से जान छुड़ाने के लिए किस तरह के एक्सरसाइज चाहिए या आपको अपनी नॉर्मल डाइट किस तरह से रखनी चाहिए, तो वेलकम करेंगे रहमान अब्बास वंस अगेन। थैंक यू सो मच। हमारे फिटनेस एक्सपर्ट हैं, ये हमें आज बताएंगे कि मोटापा खत्म करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं। यमुना चट्ठा भी हमारे साथ मौजूद है, माहिर ग़ज़ाइयत है। थैंक यू सो मच यमुना। एक तो आपका नाम है, लोगों को बता दूं यमुना नहीं होता कोई वर्ड, यमुना इज़ द बेसिक वर्ड। बहुत सारे लोग जो हैं ये गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, तो इनसे डाइट के हवाले से पूछेंगे, मगर सबसे पहले रहमान की तरफ चलते, रहमान से बात करते हैं। रहमान, बहुत सारे लोग हैं जिम में तो आते ही आते हैं, लेकिन हम देखते हैं हमारे डेली रूटीन में हमारी आंखों के सामने 2 लोग चल रहे होते हैं, उनमें एक का कुछ पेट निकला हुआ होता है, कुछ एक की साइड्स निकली हुई होती हैं, और बिल्कुल, और वो गोश्त लटक रहा होता है बहुत ज़्यादा। ये हर दूसरे शख्स में हमारे पास में क्यों है ऐसे कि मोटापा इतना ज़्यादा है आपके अंदर? क्योंकि वजह ये है कि हमारी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है, हमारी डेली रूटीन में कुछ, हम तो या तो एक जगह बैठे रहते हैं, और एक्सरसाइज तो हम टोटल नहीं करते, और उसके बाद खा के बैठ जाते हैं, और खाने भी डिस्कशन तो होगी डाइट के बारे में, लेकिन जो मेन इशू मुझे नज़र आता है ना वो है डाइट। उसके बाद क्योंकि उसके आप बर्न नहीं करते, कैलोरीज आप बर्न नहीं करते। अगर आपने 600 कैलोरीज ले ली हैं, उसके बाद आप वर्कआउट नहीं करते, ऑब्वियसली उसने किसी जगह तो स्टोर होना, और वो स्टोर होता है सबसे पहले पेट पे। इतना गंदा लग रहा होता है। फिर उसके बाद हमारी कोशिश, जब हम खुद को वैसे शीशे में देखते हैं, हम सोचते हैं ओ नहीं आज से मैं ट्रेनिंग करूँगा, आज से मैं करूँगा, बहुत ज़्यादा। नहीं रहमान, ये भी होता है, मतलब बहुत सारे लोग इस चीज़ को कहते हैं कि नहीं भी हम दिन में
उठते हैं, सुबह से काम स्टार्ट हो जाता है, ऑफिस चले जाते हैं, काम करके वापस आ जाते हैं, उतनी देर में हम इतने थक चुके होते हैं कि बिस्तर से उठने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती, तो वो लोग तो कहते हैं हम इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं। क्या इसको एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सरसाइज नहीं है। अगर आपकी रूटीन ऐसी है तो आप मॉर्निंग में ऑफिस जाने से पहले 10 to 15 मिनट, सिर्फ 10 to 15 मिनट, लेकिन डेली बेसिस पे आप वर्कआउट करें, लेकिन डेली बेसिस पे आपने करनी है ताकि कैलोरीज और बॉडी जो है ना एक रिदम में रहे। क्योंकि ऑफिस में अगर आप जाते हैं तो आपका एक स्केड्यूल है, आपने उसी स्केड्यूल के इर्द गिर्द आपने घूमना है, फिर उसके बाद आपने घर आना है, डाइट वगैरह आपने उसने सर्कल में रहना है, और जो मिलेगा वो खा लेना है। ठीक है। आपका वो एक्टिविटी कौन सी, कोई भी एक्टिविटी नहीं है, आपने बर्निंग कुछ भी नहीं किया, और प्रॉपर एक्सरसाइज ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपके स्पेसिफिक एक हाथ की मूवमेंट है, शोल्डर की मूवमेंट है, और उसके अलावा तो कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है। तो उस मूवमेंट में आप जारी बात है इतना शेप अप तो हो नहीं सकते, तो उस शेप अप होने के लिए कि जो है ना आपने वर्कआउट करना है, और वो बहुत ज़रूरी है। ओके, ठीक है। अभी जैसे ये केस है, मतलब इसमें ये लोग कहते हैं कि हम डाइटिंग करें। अब मेरी बहन ने शादी के बाद वो वेट उसका दोबारा से बढ़ गया और वो बहुत ज़्यादा हो गया। वो कह रही डेली जो घर में खाना बनता है वही खाती हूँ, उसके बावजूद क्यों बढ़ जाता है लोगों का वेट? देखिए पता है क्या होता है, इसमें बड़ी छोटी सी एग्जांपल है। बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि मरीज़ आते हैं, उनको बताती हूँ कि ये डाइट लें, और फिर वो कहते हैं इससे तो कम ही खा रहे थे हम पहले। एक बहुत बड़ा मैं यहाँ पे चीज़ क्लियर करनी चाहूँगी कि बहुत बड़ा पॉइंट है ये कि आपका बहुत कम खाने से भी वजन कम नहीं होता। एक प्रॉपर जो डाइटिंग है ना, वो एक बहुत ज्यादा खाने और बहुत कम खाने के बिल्कुल बीच एक बारीक सी लाइन है, वो होती है, हम गिर जाते हैं उस लाइन से पार। हम बहुत कम खा रहे, जो ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होते हैं वो बहुत कम खा रहे होते हैं, और बहुत कम खा रहे होते हैं। कोई मील स्किप हो रहा होगा, सबसे पहले चीज़ यहाँ पे आती है मेटाबॉलिज्म की। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है तो फिर उसको चलाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। और वो कैसे स्लो होता है, या आपकी रूटीन में पानी बहुत कम होगा, चीज़ें सुनने में बहुत छोटी छोटी लगेंगी, डेली घर वाली लगेंगी, पर ये चीज़ें जब आपस में इकट्ठे काम करती है ना, देन यू लूज वेट। या पानी बहुत कम पी रहे होते हैं, उनसे पूछे ना आप कितना पानी पी रहे हैं, हम बहुत अच्छा पानी पीते हैं, कितना पीते हैं, 5-6 ग्लास। रिक्वायरमेंट जो है ना 30 इन्होंने एज बताई ना, रिक्वायरमेंट जो है वो कम से कम 10 से 12 ग्लास है, स्पेशली गर्मियों का सीजन है। एंड देन अगेन जब हम कहते हैं कि कोई फिजिकल एक्टिविटी करें तो आप वाटर लूज करते हो, आप पसीना के थ्रू लूज करते हो आप, तो वो भी आपने दोबारा ऊपर से लेना होता है, तो पानी आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ आती है वो जो आती है, बहुत से लोग मील स्किप करते हैं डाइट कॉन्शियस होने के चक्कर में। आपने मील स्किप कर लिया, लंबा गैप आ गया, आपकी बॉडी जो है एक फास्टिंग कंडीशन में चली जाती है, और फिर उसके वो लूज वेट नहीं करती, आप बेशक फाका कर लें। अभी आपने यमुना पानी की बात की, बड़े लोगों को मैंने बहुत ही बुरी आदत देखी है कि जिस तरह से आप पानी ग्लास में डाल के पिए तो ही वो काउंट होता है आपने कितना पानी पिया। लोग ऐसे, ये बोतल मेरे पास एक पड़ी है, बोतल खोली, एक सिप लिया, बंद किया और इसको रख दिया। आप समझते हैं कि आपने ये ज़्यादा पानी पिया, ये ज़्यादा पानी पीना नहीं होता, आप सिर्फ एक सिप ले रहे होते हैं। मेरे साथ मेरे भाई हैं कॉल पे मौजूद, उनसे बात करते हैं, कबीर खान। जी कबीर, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा मैम से सवाल है कि मैं अभी 17 प्लस हुआ हूँ, अभी वजन 8 में। ठीक है। तो मेरा जो वजन है वो 108 kg था पहले। ओह अच्छा। अभी उससे कम हो के तकरीबन 80 पे आ गया, 80 पे। ठीक है। लेकिन मुझे पसीना ज्यादा आता है, अभी भी पसीना ज्यादा आता है। तो ये आपने वेट जो कम किया है ये डाइटिंग से किया है या आप कोई एक्सरसाइज वगैरह करते रहे हैं? एक्सरसाइज वगैरह, बास्केटबॉल खेलता हूँ तो उस वजह से मैं एक्सरसाइज खेलती तो उससे कम की। अच्छा ठीक है मेरे भाई, अभी पूछ लेते हैं, यमुना से भी पूछते हैं और एक्सरसाइजेज के हवाले से रहमान से पूछते हैं। यमुना जल्दी से इसका जवाब दीजिए, फिर ताकि रहमान से भी एक्सरसाइज के हवाले से बात करें। जी जी, हमारे साथ कौन से कॉलर मौजूद हैं? अल्ताफ मेरे भाई हमारे साथ कॉल पे मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अल्ताफ, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये उम्र के हिसाब से और हाइट के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए, उसकी डाइट क्या होना चाहिए, ये कोई शेड्यूल इसका? ये तो बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया, थैंक यू सो मच अल्ताफ। ये भी पूछ लेते हैं। हमारे साथ नेक्स्ट आयशा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आयशा मेरी बहन, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी आई एम फाइन, बात कीजिए। जी मैम, मैं ना अपना वेट बताना चाह रही हूँ। मैंने 107 मेरा वेट था। ओके।
27 मेरी एज थी। ठीक है। तो मैंने मेरा शादी के बाद ना तकरीबन 70 से मेरा के बढ़ा 3 साल में मैं 107 पे गई थी। ठीक है। अब डॉक्टर से कि मेरे बेबी का मसला हो रहा था, औलाद नहीं हो रही, तो उसके मैंने अपने ना 102 पे अब आई हूँ। रमजान से लेके अब तक। ठीक है। तो मैं हर तरीके वाली केटो डाइट, जितनी नेट पे डाइटिंग है, ये सारी मैं कर चुकी हूँ। आजकल मेरी डॉक्टर ने बताया हुआ है कि छोटा सा रोटी को जो कहते हैं चौथा हिस्सा, वो सुबह टाइम लेनी है और रात को लेनी है। तो दिन पूरे में मैंने कि पानी के अलावा कुछ नहीं खाना पीना, फ्रूट के अलावा। मैं फ्रूट खा रही हूँ, डॉक्टर ने जबकि मुझे कहा है कि सुबह को खाई हुई रात को रोटी को खानी है। अच्छा। तो ये कर रही हूँ। इसके अलावा पानी, जितना आप कह रहे हैं पानी भी पी रही हूँ, लेकिन मेरा वेट, अब डॉक्टर ने एक मेडिसिन दी हुई है, शायद मैं नाम ले सकती हूँ? नहीं, आप बता दीजिए मेरी बहन। आप मुझे बताइए, हार्मोन्स का तो कोई इशू नहीं है आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके का कोई रीजन नहीं है, सारी मेरे टेस्ट भी क्लियर हैं। ठीक तो है। पता नहीं क्या वजह है, वेट मेरा इतना तेजी से बढ़ रहा है, मैं बहुत परेशान। बहुत शुक्रिया आयशा, बिल्कुल परेशान ना हो। अभी रहमान से हम एक्सरसाइजेज पे पूछते हैं और साथ साथ रहमान इसके अलावा डाइट के हवाले से भी बात करते हैं। मेरे ख्याल में हमें कुछ बात करनी चाहिए एक्सरसाइजेज के हवाले से भी। जिस तरह से अभी ये बात कर रही थी खातून मेरी बहन आयशा, उन्होंने कहा कि मतलब 102 आफ्टर रमज़ान, अब 107 से 107 से 102 पे उनका वेट आया है। डॉक्टर्स मेडिसिन दे रहे हैं, रोटी के बारे में बता रहे हैं, पानी भी ज़्यादा पी रही हैं। तो कौन सी चीज़ ऐसी कम है उनकी लाइफ के अंदर जो मैनेज होनी बड़ी ज़रूरी है? बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आपने ये देखना है कि फॉर एग्जांपल आपका डाइट का या ट्रेनिंग पैटर्न है, तो आप उसको थोड़ा चेंज करते रहें मौसम के हिसाब से। और आपने ज़्यादा सोचना नहीं है इस बारे में, क्योंकि अगर आप इसी को लेके सोचती रहेंगी तो क्योंकि वो भी इफेक्ट करता है, क्योंकि माइंड कंसंट्रेशन नहीं रहती कि आप करना क्या चाहते हैं। और फैट को कंट्रोल करने के लिए 10 to 15 मिनट्स आपने एक्सरसाइज करनी है। इसकी स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, कंपल्सरी एक्सरसाइजेज है, डिफरेंट एक्सरसाइज है, वो आपने डेली बेसिस पे करनी है, लेकिन चेंज करते रहना है, एक पैटर्न पे नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मूड स्विंग करता रहता है। जी जी। आपने एक पैटर्न पे अगर आपने चलते रहना, आफ्टर 1 मंथ या 1 वीक के बाद आप उस पैटर्न को थोड़ा चेंज कर लें, और ये सबसे मेन पॉइंट है। अच्छा रहमान, अब आपने वो एक्सरसाइज बतानी है जो मेरे भाई मेरी बहनें सब कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक ना हो, सबके लिए एक जैसी एक्सरसाइज को मैं यस, इजी एक्सरसाइजेज हैं, डंबल्स हैं। अगर डंबल्स नहीं हैं तो हम पानी की बॉटल्स भी हम ले सकते हैं। और ये कंपाउंड मसल एक्सरसाइज आपने करनी है, क्योंकि फैट, मोटापा, उसके लिए एक्सरसाइज है। कंपाउंड मसल एक्सरसाइज मेन कि आपके 4-5 मसल्स एट ए टाइम एक्टिव हों, बूस्ट हों, एनर्जी आए, लेकिन उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताता हूँ, पाँव आपने वाइड करने जितने आपके शोल्डर है, उसके बाद डंबल ले लें, या अगर पानी की बॉटल्स हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन भरी हो, खाली नहीं। सो उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है, इसमें थाइस भी इन्वॉल्व हैं, आपके लव हैंडल्स, बैक फैट, रिब्स, शोल्डर और फ्लैबी आर्म्स, ट्राइसेप एरिया। सो इसको आपने करना है फर्स्ट मिनिमम रैप्स। अभी मैं स्लो मोशन में, इसलिए ताकि मालूम हो जाए। 1, रिस्ट को आपने इनसाइड ट्विस्ट करना है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसको आपने स्पीड से करना है। 1 or 2 days स्लो चलेगा, लेकिन उसके बाद आपने स्पीड से करना है। उसका डेमो मैं देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, हार्ट बीट अप होगी, ऑब्वियसली कैलोरीज बर्न। अच्छा, ये बेसिकली लव हैंडल्स को कंट्रोल करती है। नहीं, इसमें आपके, क्योंकि आपने वेट भी पकता है, आपके फ्लैबी आर्म्स भी आ जाएगा, शोल्डर भी आ जाएगा, लव हैंडल और रिब्स। इसमें मिस्टेक क्या है, आपने डाउन नहीं होना, सबसे बड़ी गलती है। आप 100 रैप्स लगा लें, अगर आपने डाउन होना तो उसका इफेक्ट कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ आपकी बैक टैक, आपका पोस्चर आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो, बॉडी आपकी स्टिफ हो, सिर्फ मूवमेंट आपके आर्म्स की होनी चाहिए और स्टिफ होनी चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, थोड़ी सी टफ है, इजी है, इसको हम कर सकते हैं। एब रोलर, इसके डिफरेंस हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज ऐसी है कि 110% इसका रिजल्ट है। अब इसको हमने करना कैसे है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसके डिफरेंस हैं, हम इसको कर सकते हैं। फर्स्ट, इसमें रिजल्ट आता है आफ्टर 1 वीक के बाद, आप कंफर्म आप रिजल्ट देखेंगे। इसको आपने करना है, देन रोल योर बॉडी, then up, roll, slowly, shoulder, arms, forearms,
रिब्स एरिया, अपर चेस्ट, अगर डाउन है, डाउन शोल्डर है तो शेप अप होना शुरू हो जाएंगे। 10 to 15 reps, ऐसा लगेगा पता नहीं हम आगे रोल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको आप नॉर्मली शेप अप करने के लिए, और अगर आपकी बैक में फैट है तो ये उसको भी शेप अप करेगा। और ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि नॉर्मली हमें ये होता है कि हमें साइड पे जो ना फैट शो होती है लोअर बैक पे, और बैक भी हमारी वीक होती है, इससे बैक स्ट्रांग होगी, क्योंकि बैक जितनी स्ट्रांग होगी आप बाकी वर्कआउट भी बहुत अच्छा आप कर सकते हो। ठीक, इसको नॉर्मली ये करना, और ये ओवरऑल रिजल्ट देगा आपको ये बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें ये कि कंपाउंड मसल एक्सरसाइज है ना, आपका एक मसल तो इन्वॉल्व नहीं है, आपके फोर आर्म्स हैं, शोल्डर है, चेस्ट है, रिब्स है, और क्या चाहिए। अच्छा रहमान, जिसके पास ये अवेलेबल नहीं हो वो बेचारा क्या करे? ईजी है, ईजी स्पोर्ट शॉप से मिल जाएगा। और उसके बाद हम और एक्सरसाइजेस हैं जिसमें वेट ले लें, वेट नहीं है तो पानी की बोतल ले लें। ये एक्सरसाइजेज ऐसी हैं क्योंकि ये मैं करवाता हूँ, मुझे पता है कि इसका रिजल्ट आना है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही की रहमान। मतलब ये होता है कि आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो, क्या कर रहे हो, इसका मकसद क्या है और इसके आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, इसका रिजल्ट आपको क्या मिल सकता है। थैंक यू सो मच रहमान, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइजेज हमारे देखने वालों को बताई हैं। एक्सरसाइज के अलावा डाइट, चूँकि यमुना भी हमारे साथ मौजूद थी, यमुना ने हमारे साथ डाइट भी प्लान भी शेयर किए हैं कि कौन सी चीज़ आपकी बॉडी में कम नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब हम डिस्कस कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा ये होता है, जैसे अभी हमारे पास माहिर ग़िज़ाइयत यमुना मौजूद थी, रहमान अब्बास मौजूद हैं, ये बेसिकली जानते हैं इनको करना क्या है। जब हम ये बात करते हैं तो अक्सर हमारी ऐसी कम्युनिटी है, अक्सर हमारा टैलेंट ऐसा है, या हमारे मुल्क के नौजवान अक्सर ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। आपको करना क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं, आपका मसला क्या है, कहाँ खुद को देखना चाहते हैं, आपकी क्या काउंसलिंग कोई करने वाला नहीं, या आप मेंटली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में, तो हमारे मौजूद गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि आपकी काउंसलिंग करेंगे और आपको बताएंगे आप बनना क्या चाहते हैं। यार एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते, ब्रेक से वापस आके इस पर बात करेंगे। देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो जिस तरह से मैंने आपसे बात की थी कि सुबह सवेरे हम कोशिश करते हैं कि कुछ आपके लिए बेहतर किया जाए, वो बेहतरी जो नौजवान अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, मगर खुदा न ख्वास्ता या अलमिया ये है कि हमें ऐसे नौजवानों में वो बेहतरी नज़र नहीं आती जो इस माशरे की बेहतरी के लिए ज़रूरी है, जो इंसान की अपनी शख्सियत के लिए ज़रूरी है। हम देखते हैं कि 16 साल आप सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, रट्टा लगाते हैं, डिग्रियाँ लेते हैं, मगर उसके बाद क्या, आप कुछ भी नहीं करते। फिर उसके बाद आप वो करते हैं जो आप कभी थे ही नहीं, वो आप बनने की कोशिश करते हैं जो आप कभी बनना नहीं चाहते थे। वो आपका शौक़ जो होता है आपके अंदर दब सा जाता है, वो आपकी सपोर्ट जो आपको चाहिए होती है, वो आपकी बैकबोन आपकी सपोर्ट जो होती है वो कभी आपको मिल नहीं पाती। कभी माशरा उसको एक्सेप्ट नहीं करता, कभी घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, कभी वालिदैन एक्सेप्ट नहीं करते, कभी रिश्तेदार एक्सेप्ट नहीं करते, और कभी कभार आप खुद इतने मेंटली तौर पे कंफ्यूज हो चुके होते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती कि आप वाकई क्या ये करना चाहते थे। उस सारे पीरियड में तालीम हासिल करना बड़ा ज़रूरी है, मगर उस तालीम का मकसद ये होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए, आपकी स्टडी कैसी होनी चाहिए, आपकी सपोर्ट कैसी होनी चाहिए, आपका मोरल किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से बुलंद होना चाहिए। जब तलबा की बात होती है तो सवाल यही उठता है, यार तुम बनना क्या चाहते हो। माँ बाप कहते हैं आखिर तुम बनना क्या चाहते हो, और एक वक्त आता है बिस्तर पर लंबी तान के आप जब लेटे होते हैं तो आप सोच रहे होते हैं यार मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो आज इसी पर बात करेंगे, उन नौजवानों से मुतालिक, उनकी साइकोलॉजी से मुतालिक, उनकी काउंसलिंग से मुतालिक बात करेंगे कि आप या हमारे मुल्क का नौजवान आखिर बनना क्या चाहता है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है डॉक्टर तलत नसीर पाशा साहब। सर थैंक यू सो मच। ये माहिर तालीम है, यूआस के वाइस चांसलर हैं, तलबा की करियर काउंसलिंग के हवाले से भी इनसे बड़ी डिटेल में बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ हमारे दूसरे बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर इमरान साहब हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद होंगे। ये साइकोलॉजी के हवाले से बताएंगे, बच्चों की साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, उनका करियर कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, या उनके जहन को कैसे समझा जा सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान, आपने भी ज्वाइन किया। सबसे पहले डॉक्टर इमरान मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर हम देखते हैं 16 साल तक तालीम हासिल करते हैं बच्चे, आगे बढ़ना चाहते हैं, सब ठीक करना चाहते हैं, मगर उसके बावजूद हम देखते हैं कि
उनका करियर सही से नहीं चूज़ किया जाता, उसका इंतखाब नहीं हो पाता। मुझे ये बताएं कि क्या वाकई ये बच्चों की जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपनी डायरेक्शंस को तय करना है, या फिर ये वालिदैन होते हैं जो बच्चे का इंटरेस्ट देखते हुए उसकी डायरेक्शंस को तय करते हैं? देखिए, वो लोग जो बच्चे की ज़िंदगी के अंदर फ़ैसला करने की ताकत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, इख्तियार रखते हैं, उसमें ज़ाहिर वालिदैन होते हैं और उनके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं ये होते हैं। ये दो वो मतलब आप कह सकते हैं कि मोतबर लोग होते हैं जो बच्चे की खैरखाही के लिए सोच सकते हैं। बिल्कुल। दुनिया के अंदर जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर रिसर्च होती है, वहाँ पे डेटा होता है और उनका तालीमी निज़ाम, उनका जो माशी निज़ाम है उससे मैच करवाता है। यानी उनका जो भी माशी निज़ाम चल रहा है उसके तहत कितनी जॉब्स निकलेंगी, कौन से शोबों के अंदर शॉर्टेज होगी, कौन से शोबों की ज़रूरत होगी, मुल्क की तरक्की के लिए किन किन शोबों के अंदर लोगों की फील्ड फोर्स की ज़रूरत होगी, वो उस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो बनाते हैं। उसी तरह की जो है फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर उसी तरह के प्रोग्राम अपने निसाबों में दाखिल करते हैं और फिर वो मैच करने की कोशिश करते हैं कि जो बच्चा पढ़ के बाहर निकलेगा उसके अंदर माशी तौर के ऊपर माशरे में उसकी खपत कैसे होगी। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई निज़ाम नहीं है, हमारा तो एक तालीमी निज़ाम भी नहीं है, तो हम अभी तो बहुत आगे की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे जो कन्फ्यूजन स्टेट होती है वो हमेशा जो है वो रहती है, क्योंकि वालिदैन को भी ये मालूम नहीं है कि मैं बच्चों को क्या बनाऊँ, क्योंकि इतनी तेज़ी से जब ये दुनिया बदल रही होती है तो आपको किसी वालिदैन को ये कैसे पता है कि जो 9th क्लास के अंदर ये बच्चा है जब ये माशरे के अंदर माशी तौर के ऊपर अपना जो आज़ाद होगा, जब तक उसको कम से कम 7 साल चाहिए। तो आप मुझे बताएं, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ 7 दिन के बाद का नहीं बता सकते कि यहाँ क्या चल रहा होगा, वहाँ 7 साल की एडवांस प्लानिंग उस बच्चे के लिए कैसे किया जाए। तो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं या होती है वो ये होती है कि हम बच्चे के लिए आज के बारे में सोच रहे होते हैं। मतलब हमारे पास भी हम यूनिवर्सिटी से पढ़ाते कहते हैं आप ही बताइए कि आज क्या बेहतर रहेगा, लेकिन भाई 7 साल के बाद ज़िंदगी आज की तो रहेगी नहीं। 7 साल के बाद तो जो चीज़ आप आज पढ़ाना शुरू करते हैं वो 7 साल के बाद हो सकता है उसकी ज़रूरत ही ना हो। यही वजह है कि अगर आप हमारे मुल्क का पैटर्न देख लें, अगर वो BBA MBA की भेड़ चाल चली तो सारे उधर चले गए, फिर वो MCSC की चली तो सारे उसमें चले गए, IT की चली उसमें चले गए, सिविल इंजीनियरिंग की चली उसमें चले गए। बाय द टाइम 5 साल के बाद वो तैयार होकर बाहर आए तो पता लगा कि अब तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो वो जो सप्लाई और डिमांड है वो हमारे यहाँ कभी भी जो है वो मैच नहीं कर पाती है, और ये एक ऐसा मसला है जिसके अंदर हमारे तालिब इल्म सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। ज़ाहिर वही गाइडेंस की तरफ देख रहे होते हैं और उनको गाइड करने वाला ना यूनिवर्सिटी में कोई होता है और वालिदैन जो है वो होता है। ज़्यादातर फिर ये होता है ख्वाहिशात होती हैं और ख्वाहिशात ज़ाहिर है वो मिसमैच करती है और ख्वाहिशात तब्दील भी होती रहती है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात की है डॉक्टर साहब कि इन चीज़ों को बिल्ड करने के लिए हमारा रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ख़ासतौर पर सोसाइटी का रोल, पेरेंट्स का रोल और बच्चे की अपनी स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मगर डॉक्टर तलत साहब, हम जब बच्चे की बात करते हैं, जिस तरह से भी डॉक्टर इमरान ने भी बात की है, बच्चे की एबिलिटीज़ और ख़ासतौर पर असातिज़ा को लेकर, जब वो इंस्टीट्यूट के अंदर आता है, वो स्कूल में जाए, वो कॉलेज में जाए, वो यूनिवर्सिटी में जाए, वो किसी भी इदारे में जाकर कुछ भी हासिल करने की तालीम की मद में कोशिश करता है, उसके एबिलिटीज़ और स्किल्स को सामने लाना असातिज़ा का भी उतना ही काम होता है। मगर ये हम क्यों देखते हैं कि मोस्टली असातिज़ा भी हमें उस तरह से आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आते स्टूडेंट्स को लेकर जिनकी उनको ज़रूरत होती है। देखें, इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑल टुगेदर जो सिनेरियोज़ हैं जॉब के आगे बढ़ने के, ऑल टुगेदर चेंज हो गए और उसके टॉप के ऊपर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंपटीशन। बिल्कुल, बच्चे के एस्पायर करते हैं कि हम इस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये काउंसलिंग का बहुत ही फुकदान है। जो हाई स्कूल या जिसको हम FSC FA लेवल पे, जिसके बाद उन्होंने कहीं यूनिवर्सिटी में जाना होता है, उस लेवल पे, स्कूल लेवल पे उन्हें ऑप्शंस का नहीं पता होता। बिल्कुल, अभी अल्हम्दुलिल्लाह कंट्री में भी, आउटसाइड भी, देयर आर मैनी ऑप्शंस। कोई ज़रूरी नहीं है कि साहब ने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या पायलट ही बनना है, या उसमें एक तो बच्चे का अपना एप्टीट्यूड, उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि उसकी लाइकिंग क्या है। अगर कोई आर्मी में जाना चाहता है तो उसके लिए उसका पैशन, उसकी लाइकिंग, उसका बिल्टअप, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने इंजीनियरिंग में जाना है, फॉर इंस्टेंस हमारा जो डिसिप्लिन है मेडिसिन या वेटनरी साइंसेज में जाना है, तो उसकी वो लाइकिंग अगर होगी, पैशन होगा, तो उस तरीके से और ज़्यादा वो बढ़ेगा।
हमें भी ये काफ़ी इशू आता है कि हमारे पास क्रीम टॉप के बच्चे आते हैं। सही। हमारा एडमिशन जो है MC कैट के बेसिस पे होता है और जो बच्चे एस्पायर कर रहे होते हैं मेडिकल में जाने के जी। उसके बाद 1-2 नंबर्स कम होते हैं तो वो फिर हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा। और उस क्लास में 100% जो बच्चे होते हैं दे एस्पायर टू बी इन मेडिकल स्कूल्स आ जाते हैं जब वेट स्कूल में, लेकिन उधर फिर हम उन पे काफ़ी उन्हें बताते हैं जी कि इसमें क्या ऑप्शंस हैं, क्या उसमें आगे आप बढ़ सकते हैं, बिज़नेस की ऑप्शंस हैं, ग्रोथ की ऑप्शंस हैं, आपकी ग्रोथ की, और इसमें कौन कौन से वेन्यूज़ हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी हम देखते हैं कि ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, जो आपने नंबर्स के हवाले से बात की, उसमें अक्सर हमें ये भी देखने में आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अपने किसी पसंदीदा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, नंबर उनके मीट नहीं कर रहे होते मेरिट से, तो वो कोशिश करते हैं कि अच्छा फलानी जगह पे मेरा एडमिशन हो सकता है, अच्छा इस सेगमेंट में इस सब्जेक्ट में हो सकता है, तो उसी सब्जेक्ट में ले लेते हैं। क्यों? उन्होंने बस पढ़ना होता है, उन्हें ये नहीं पता होता कि हमने क्यों पढ़ना है और ये किस लिए पढ़ना है, हमारे काम आएगा भी नहीं आएगा। इससे मुतालिक डिटेल में गुफ्तगू मज़ीद भी करेंगे। मेरे साथ एक कॉलर मेरे मौजूद है दुबई से, जहांज़ेब, उनसे बात करते हैं। जी जहांज़ेब मेरे भाई बात कीजिए। जहांज़ेब अगर आप हमें सुन सकते हैं तो मेरे भाई बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र है, बात कीजिए। अच्छा, ये मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से। जी जी पूछिए। ये ज्यादा लोगों से मैं सुनता हूँ कि कहता है कि तालीम अच्छा चीज नहीं है, फिर नौकरी नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा। अच्छा। तालीम तो अच्छा चीज है, इधर हमको दुबई में पता चलता है कि तालीम अच्छा है नहीं अच्छा है ना। तो ये डॉक्टर साहब से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है मेरे भाई, अभी पूछ लेते हैं। शहीरा एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी शहीरा बात कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे मालूम करना था कि मेरी बेटी है जी, उनका एडमिशन हुआ है यहाँ पर IBA में कराची में, तो हम चाह रहे थे BBA में उनको एडमिशन होता, लेकिन BS इकोनॉमिक्स नहीं हुआ है। तो मैं जानना चाहती हूँ ये फील्ड कैसी रहेगी आगे जाके, इसके कोई स्कोप्स हैं या हमें चेंज करना चाहिए? ठीक है इसके बारे में बात करते हैं। शहीरा थैंक यू सो मच मेरी बहन, आपने कॉल की है। डॉक्टर इमरान, जिस तरह से अभी हम देख रहे थे, एक भाई ने बात की, उन्होंने कहा कि जी कहते हैं कि तालीम इम्पॉर्टेंट नहीं है, मगर जब हम दुबई आए हैं तो हमने देखा तालीम तो इम्पॉर्टेंट है। ये तो बहुत ज़्यादा लोग डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए, तालीम का क्या फ़ायदा, 10 पढ़ के भी बड़े लोग आगे गए हुए हैं, तो वाकई क्या तालीम का कोई फ़ायदा नहीं होता? देखिए ये अलमिया है इस मुसलमान का और एक मुस्लिम उम्मा का कि जहाँ पे तालीम के लिए सबसे पहले वही उतरी हो, जिस वक्त खाना काबा में 360 बुत हो, वहाँ पे वही का आगाज़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से हो रहा हो कि पढ़े इंसान अपने रब के नाम से। तो ये लाजिम है कि इंसान को पढ़ना है, क्योंकि ला इल्मी जो है वो दलील नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है दुनिया और आखिरत के कानून के अंदर। जहालत किसी भी सूरत के अंदर काबिल कबूल नहीं है। अब ये देखें कि सारे जो मुसलमान ममालिक हैं 57-58, ये सारे मिल के भी जो है वो इतने PhDs नहीं प्रोड्यूस करते एक साल में जितना सिर्फ फ्रांस पैदा करता है, जितना सिर्फ एक साल में जापान पैदा करता है। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो है मजाक बनाया जाता है। अगर आप किसी से कि देखें रिसर्च, मैंने आपको कहा ना कि रिसर्च नहीं करेंगे तो पढ़ाई नहीं हो सकती, आगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये मुसलमानों का भी मीरास थी कि करतबा के अंदर जब स्पेन की में अंदर मुसलमानों की हुकूमत थी तो सिर्फ 10,000 जो है वो स्कॉलरशिप पर ईयर जो है वो दी जाती थी सिर्फ PhD के लिए। और हमने अभी काम क्या किया, अगर आप किसी से कहें PhD तो हमने मजाक बनाया, फिरा हुआ दिमाग। तो जब आप एक मजाक उड़ा दें बच्चे के साथ, कह रही है अगर कोई बच्चा कहे मैं PhD करूंगा और आप कहेंगे ये फिरा हुआ दिमाग है, तो इसका मतलब वो कभी भी नहीं करेगा। तो यानी हमें ये बताया गया कि हमें इल्म से दूर रहना है, तालीम से दूर रहना है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से हम, आपको पता है, एंड यूज़र है और जहनी, रूहानी और जिस्मानी ग़ुलाम है दुनिया के। देखिए तालीम इसलिए हासिल नहीं करनी कि मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि अगर पैसा कमाने के तो और बहुत सारे तरीक़ेकार हो सकते हैं। तालीम तो आपको किरदार साजी बनाती है, तालीम आपको माशी तौर पर, माशरती तौर पर, इखलाकी तौर के ऊपर एक ज़िम्मेदार शख्स बनाती है। तो अगर मुझे अपने बच्चे को ज़िम्मेदार शख्स बनाना है तो मुझे सिर्फ उसको डिग्रियाँ खरीद कर थोड़ी देनी है। ये डिग्रियाँ जो है ये आखिर में मुझे पता है डिग्री कौन देखता है,
पे। मैं अगर जो है वो अपने मेरे पास क्लाइंट आते हैं, 1.5-2 महीना उनका वेटिंग टाइम होता है। मुझसे तो आज तक किसी ने परसेंटेज नहीं पूछी, आज तक मुझसे किसी ने जो है वो डिग्री इस तरह नहीं पूछी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके अंदर स्किल्स होते हैं, जो आपने पढ़ा है वो आपको अदा करना आता है, वो आपको समझाना आता है, वो बताना आता है, तो यही वो ज़रूरत इस बात की है कि हमें हर हाल में तालीम हासिल करनी है। इसलिए नहीं कि हमें सिर्फ पैसे कमाने हैं, इसलिए कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है, और वो तालीम के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी तरफ जैसे मेरी बहन ने जो है, जी जी प्लीज बात कीजिए, मैं वही बात करने वाली थी। मिस शहीरा ने जो हमें कॉल, मैं ये कह रहा था कि दूसरी तरफ जो मेरी बहन ने जो ये बात कही है, देखिए ये जो जब आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाते हैं या बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर जाते हैं, ये अब इतनी बड़ी फील्ड हो गई है कि इसके अंदर सिर्फ BBA नहीं रहा है, यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अब स्पेशलाइजेशन का दौर है। आप खुद ये बताइए कि पहले हम सिर्फ एक आंखों के डॉक्टर के पास जाते थे, अभी आंखों के अंदर कितनी स्पेशलाइजेशन है। रेटिना का कौन करेगा, पर्दे का कौन करेगा, पुतली का कौन करेगा, कैटरैक्ट का कौन करेगा, उसमें इतनी सारी स्पेशलाइजेशन आ गई है ना। इसका मतलब ये है कि अब छोटी छोटी स्पेशलाइजेशन का टाइम है। तो जब आपके पास स्पेशलाइजेशन आती है तो आप उस फील्ड के अंदर जाते हैं। सेकेंडली, जब जो भी 4 साल का कोर्स होता है, उसके जो पहले 2 साल होते हैं वो हमेशा सेम जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं। बाकी जो 2 साल होते हैं उसमें स्पेशलाइजेशन आती है। हर यूनिवर्सिटी में ऑप्शन ये होता है कि 2 साल अगर बच्चे ने ये पढ़ा है और उसको समझ में आता है कि यार नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए, मार्केटिंग की तरफ जाना चाहिए, मुझे इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए, मुझे मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए, मुझे मीडिया साइंस की तरफ जाना चाहिए, मुझे IT सेक्टर की तरफ जाना चाहिए, तो अगले 2 साल के अंदर वो इलेक्टिव्स चूज कर सकता है। वो उस इलेक्टिव्स की वजह से अपने आप को कॉम्बिनेशन बना सकता है। मैंने खुद BS कंप्यूटर साइंस से आगाज़ किया था, 2 साल के बाद ही मैंने उसको BS कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक BBA किया। इसका मतलब है कि मैंने उसके अंदर मैनेजमेंट के और मार्केटिंग के सब्जेक्ट ऐड कर लिए, क्योंकि मुझे फ्यूचर के अंदर जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना था। तो ये, और दूसरी बात ये कि जिसके अंदर बच्चा अच्छा है उसको जाने दें। हमारा सबसे बड़ा ये और भी एक मसला ये है कि जिस वक्त ये बच्चा ड्राइंग बना रहा होता है, छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, जिस वक्त बच्चा ड्राइंग बना रहा होता है तो हम उसको कहते हैं कि पहाड़े पढ़ो, हम उसको कहते हैं कि जी मैथ्स बताओ, हम ये समझते हैं इसका क्या फ़ायदा होगा। आप यकीन माने हम अपने मुस्तकबिल के साइंसदान पैदा होने के थोड़े दिनों के बाद ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हम उनको उस फील्ड से हटा देते हैं जहाँ पे वो विजन रखते हैं, जहाँ पे वो क्रिएटिविटी रखते हैं। और एक और बात अब ये है कि अब एक फील्ड में रहने का टाइम नहीं है, आपको मल्टीपल चॉइसेस लेनी होंगी, आपको मल्टी डायमेंशनल होना होगा। इस फास्ट पेस दुनिया के अंदर अगर आप समझते हैं कि मुझे सिर्फ एक ही काम आता है और बाकी चीज़ों में मुझे दिलचस्पी नहीं लेनी है, तो अब सर्वाइवल इतना आसान नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन इस तरह से है डॉक्टर साहब कि मतलब वो आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये है कि बच्चे को एक ख़ास जगह पे स्टक कर दिया जाता है कि भी आपने यही करना है, ये नहीं हम देखते कि बच्चे का जहन कहाँ जा रहा है, बच्चा क्या करना चाह रहा है। चलिए मेरे साथ एक और कॉलर है अशरफ हुसैन खुजार से, उनसे बात कर लेते हैं, फिर आगे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी मेरे भाई बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। बहन मैं ये रिस्पेक्टेबल गेस्ट से ये पूछना चाहता हूँ। जी जी पूछिए, वो सुन रहे हैं, बात कीजिए आप। जी कि नॉर्मली फीमेल जो होती हैं वो इंजीनियरिंग वाली साइड पे कम जाती है, तो इनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दें कि बेस्ट इंजीनियरिंग फील्ड जो है वो फीमेल के लिए कौन सी है, क्योंकि ज़्यादातर फोकस हमारा डॉक्टरशिप और बाकी फील्ड की तरफ होता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच अशरफ हुसैन, आपने हमें खुजार से कॉल की। डॉक्टर साहब जिस तरह से अभी अशरफ हुसैन ने बात की, ये भी हमें चीज़ नज़र आती है। क्या कह रहे थे मुझे? ये कह रहे थे अपनी लड़कियों के हवाले से ये बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हमें लड़कियाँ जो हैं वो इंजीनियरिंग की साइड पर नज़र नहीं आती, बहुत कम स्कोप हम देखते हैं कि ख़वातीन उस तरफ रुख करती हैं और ज़्यादातर हमें ये नज़र आता है डॉक्टर्स की फील्ड की तरफ चली जाती हैं। तो अगर बच्चियाँ इंजीनियर्स की तरफ जाना चाहती हैं तो क्या ये उनके लिए सूदमंद होता है, ये फील्ड अच्छी होती है उनके लिए? अब तो बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज है जी। हमारे वेटनरी यूनिवर्सिटी में 44% फीमेल स्टूडेंट्स हैं जी, तो उनके लिए आगे ऑप्शंस हैं, बल्कि ज़्यादा मेडल बच्चियाँ ही लेती हैं पढ़ाई में भी, और आगे ऑप्शंस हैं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। इंजीनियरिंग में भी उनके लिए ऑप्शंस हैं, हर फील्ड में वो काम कर रही हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो दे कैन वर्क। और एक जो बात पिछले कॉलर से मैं ऐड करूंगा जो कराची से IBA थे, देखें जो फील्ड हैं वो सारे अच्छे होते हैं, इट डिपेंड्स के आपके पोजीशन क्या है उस सब्जेक्ट में, आपका शौक कितना है, शौक कितना। अगर तो आप टॉप पे हैं तो वो जो भी शोबा है वो आपका ये मैस कम्युनिकेशन है, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं वो दे आर द बेस्ट। तो अगर आप बहुत अच्छे शोबे में भी हैं और आप बॉटम पे हैं
तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब शोभा तो कोई भी बुरा नहीं होता, आपका शौक आपकी लगन ही आपको उतना ही आगे लेकर चलती है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है मोहम्मद अयाज, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी मेरे भाई अयाज, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अयाज रहीम यार खान से अर्ज कर रहा हूँ। मेरी बेटी है, वो 9th में पढ़ती है, उम्र उसकी तकरीबन 13-14 साल होगी। ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि अपना वो पेपर की तैयारी करके जब मुकम्मल तौर पर अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, लेकिन पेपर शुरू होने से पहले उसकी हालत जो है वो गैर हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, पेपर से वो जो है ना खौफजदा हो जाती है। तो जनाब डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल के बच्ची के बारे में कोई बेहतर मशवरा अता फरमाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप बिल्कुल परेशान ना हो। डॉक्टर इमरान से पूछते हैं। डॉक्टर साहब ये देखेंगे, ये भी बड़ी हमें दिलचस्प सी सूरत हाल नज़र आती है, ये अक्सर स्टूडेंट्स में हमें नज़र आती है। माशाल्लाह पढ़ने में भी बड़े लाइक फाइक से होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, पढ़ाई भी खूब करते हैं, लेकिन जब वो सामने एक पर्चा आता है आपके, वो एक पेपर आता है आपके सामने, तो हाथ पाँव फूल जाते हैं। ऐसे बच्चों की साइकोलॉजी ऐसी क्यों होती है, कहाँ पर कमी रह जाती है उनके? देखिए जनरली हमारे साथ इशू ये है कि हमारा जो मुल्क का जो तालीमी निज़ाम है वो ग्रेड्स की भाग दौड़ के ऊपर कायम है। हाँ। जबकि दुनिया अब इस सिस्टम से बहुत जा चुकी है। मैं सारी ज़िंदगी मेरी मगरिब में गुजरी है, फिर रिसेंटली मैं पाकिस्तान माइग्रेट किया मैंने, तो वहाँ पर भी ये सिस्टम अब जो है वो ख़त्म होता जा रहा है कि आप ग्रेड्स की दौड़ में भागें। अच्छा, ग्रेड्स की दौड़ करती क्या है कि बच्चों की मेमोरी की कैपेसिटी को तो बढ़ा देती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका A+ आ रहा हो वो सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ जानता हो। आपको बहुत फ़ौरन पता लग जाएगा कि आप अगले सेमेस्टर में उस बच्चे से उस सब्जेक्ट के बारे में पूछें, उसको ज़्यादा नहीं मालूम होगा, क्योंकि वो उस ग्रेड की दौड़ के अंदर लगा हुआ है। अच्छा, इस दुनिया के अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अपने से कम पढ़े लिखे लोगों के लिए काम करते हैं हमेशा से और आज भी। उसका फिर क्या रीज़न हो गया? वो जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो उनसे ज़्यादा बेहतर क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? वजह उसकी ये है कि वो उस फील्ड के बारे में ज़्यादा जानते हैं। हो सकता है तो आपको की सलाहियतें, आपकी मालूमात उस सब्जेक्ट के बारे में कितनी है ये इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि मेरा A+ जो है वो आता हो। अच्छा, जब आप उस A+ की दौड़ के अंदर लगते हैं और आपको ज़रा सा अब वो जब अपने ऊपर प्रेशर लेते हैं, देखिए जब वो प्रेशर जब आप लेके जाते हैं तो वो एग्जाम के अंदर वो इतना बड़ा हवा होता है जो प्रेशर ही आपको जो है वो बिठा देता है। ज़्यादातर अच्छी टीमें अगर आप देखें, स्पोर्ट्स की भी टीमें, उनको मैच से एक दिन पहले आराम करवाया जाता है, मैच से एक दिन पहले उनको फन एक्टिविटी की जाती है। अगर आपने बच्चे ने सारा साल पढ़ाई की है तो बच्चे से कहे कि एक दिन पहले ना पढ़े। मैं ज़िंदगी भर स्कॉलरशिप के ऊपर जो है वो रहा हूँ और मैंने कभी भी एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ाई नहीं की है। खेलता था मैं। उसका रीज़न ये है कि अगर मैंने सारा साल पढ़ा है तो फिर मुझे आखिरी रात जागने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और अगर मैंने पहले नहीं पढ़ा है तो फिर तो ज़ाहिर है मेरा आखिरी रात जाग के भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि इस तरह के बच्चे जिनको एग्जाम एंग्जाइटी कहते हैं, ये बड़ा कॉमन है। ये फियर ऑफ परफॉर्मेंस, फियर ऑफ प्रेजेंटेशन, ये बहुत कॉमन है। अगर इनके आसपास कोई भी साइकोलॉजिस्ट है, अगर इस बच्ची को वहाँ ले जाए, एक सेशन के अंदर वो चीज़ें जो है वो सेट कर देंगे और ये चीज़ें आपको सिखा दी जाती है कि इस प्रेशर को कैसे हटाया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इमरान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बच्चों की साइकोलॉजी और ख़ासतौर पर नौजवानों की साइकोलॉजी इसके हवाले से बात की और किस करियर को उनको इंतखाब करना चाहिए और आपकी डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए। बड़ी आपने तफसील से इसके मुतालिक बात की। मगर डॉक्टर तलत साहब, कोई ऐसा मैसेज करियर काउंसलिंग के हवाले से जो आप वाकई बच्चों को देना चाह रहे हैं, जो आप बताना चाह रहे हो कि आपको अपनी डायरेक्शंस को तय किस तरह से करना है, किस उम्र में इंतखाब करना है, कहीं पर आपसे गलती हो भी जाती है तो उस गलती को दुरुस्त किस तरह से करना है? देखिए, इसमें ऑप्शंस काफ़ी हैं, बच्चे इसीलिए कंफ्यूज होते हैं कि वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, लेकिन इसमें डिस्कशन जो है ना अपने सीनियर्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अब तो इंफॉर्मेशन का दौर है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हमारे पेरेंट्स ने जो कहा हमने वो कर लिया। अब जो हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह, उनके लिए देखने का और कई रास्ते हैं और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और उसमें बेस्ट ये होगा कि आप अपने टीचर से डिस्कस करें, अपने पीयर से, अपने सीनियर से डिस्कस करें, सीनियर्स को फॉलो करें और वो आपके लिए एक अच्छी होगी। और बजाय इसके कि आप सोचते रहें कि मैंने ये करना है, डिस्कस करें। जितना आप ओपन होंगे, डिस्कशन में जाएंगे, हर चीज़ के प्लस एंड माइनस, और टॉप ऑफ डैट कि आपकी अपनी लाइकिंग क्या है। ठीक है, वो सबसे अहम है। वही बात है कि आपको अपनी डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर तलत साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। जब हम करियर करते हैं नौजवानों के, कि वालिदैन का एक सवाल होता है, तुम बनना क्या चाहते हो? जब वालिदैन बहुत तंग आ जाते हैं तो फिर पूछते हैं यार तुम बनना क्या चाहते हो? तो बेसिक यही है, जहाँ पर वालिदैन अपनी जिम्मेदारी अदा करना ना भूलें, वहीं पर स्टूडेंट्स
को भी देखना चाहिए कि अपने सीनियर्स को फॉलो करें, अपने टीचर्स की डायरेक्शंस को फॉलो करें। और बेहतर यही है कि हर इदारे के अंदर जब नौजवान अब मेच्योरिटी की तरफ जाता है, अपने करियर की तरफ जाता है, तो करियर काउंसलिंग के ख़ास तौर पर लेक्चर्स होने चाहिए जो बच्चों को दिए जाएँ, उनको बताया जाए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपका जहन क्या कहता है, आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, आपके अंदर स्किल्स क्या हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान से अपना फीडबैक आज के शो के हवाले से ज़रूर हमें ट्विटर और फेसबुक पेज पर ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर से कल मुलाकात होगी आपसे बहुत सारी अहम चीज़ों, अहम मसले मसाइल और उनके हल के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।